समाजवाद, वो भी स्वाभिमानी समाजवाद हम लोग लाना चाहते हैं। ये संदेश मेरे लोगों को देने का है। सेव द एजुकेशन। हमको जो भी थोड़ा सा एजुकेशन मिल रहा था, हमारा एजुकेशन का परसेंटेज मैं आपको बताऊं, आपको ताजुब लगेगा। 0.6 इतना एजुकेशन है, यानी चंद लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी के सब लोग एक तो भीख मांगते हैं या किसी प्रकार के पेट के लिए चोरी करते थे। अभी नहीं चोरी कर सकते, अरे बड़े बड़े लोग चोरी करने लगे ना, छोटे लोगों की चोरी बंद हो गई। वजह तो बहुत है, लाइट आ गई, एक कंप्यूटर आ गया, ये तुम्हारा कैमरा आ गया, तो अभी चोरी करना ना बहुत मुमकिन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट हो गया है चोरी करना। पहले तो पॉकेट मार सकते थे, अभी पॉकेट नहीं मार सकते। पहले तो चोरियां किसकी कर रहे थे? किसान है, खेत में जाकर कुछ तो काट के लाते थे, खाते थे। इस प्रकार की चोरियां करते थे। हम कोई अदानी अंबानी नहीं ना कि इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करें। हम तो छोटी छोटी चोरियां करते थे, लेकिन बाय बर्थ क्रिमिनल ऐसा स्टिग्मा हमारे ऊपर लगाया, और उससे आज भी हम लोग छूटे नहीं। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा था 70 साल में, 75 साल हो गए, अभी 75 साल में हमको क्या मिल रहा था? तो एजुकेशन मिल रहा था। अभी एजुकेशन सिस्टम इतनी क्लिष्ट कर दी गई है कि हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं पढ़ सकते। गवर्नमेंट की स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ा, वो गवर्नमेंट की स्कूल पूरी तरह से बंद हो रही है। 65,000 स्कूल्स महाराष्ट्र में इस महीने में बंद हो गई। अभी 67,000 स्कूल अगर बंद हो जाती है तो किसके बच्चे वहाँ जाते थे? हमारे गरीब लोगों के बच्चे वहाँ जाते थे, अमीर लोगों के बच्चे तो वहाँ नहीं जाते थे। म्यूनसिपालिटी की शाला हो या जिला परिषद की शाला हो, वहाँ कौन जाता था? इस स्कूल में हमारे लोग जाते थे, वो स्कूल बंद हो गए। हमारा जो भी थोड़ा सा हमको मिल रहा था चला गया। दूसरी बात, हमारे जो लोग हैं वो किस में काम करते थे? तो रिजर्वेशन के कारण हमको थोड़ा सा उसका फायदा मिल रहा था। तो क्लास 4 में, यानी झाड़ू वाला है, सफाईदार है या मोचिए है, इस तरह के जो काम रहते थे, ये काम हमारे लोग करते थे। तो ये काम हमारे लोग जो करते थे गवर्नमेंट के जरिए, गवर्नमेंट का जॉब करके रिजर्वेशन में हमको मिल रहा था। अभी 2000 साल से लेकर गवर्नमेंट ने धीरे 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 प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी अपनाया, और ये जो गवर्नमेंट की सर्विसेज थी वो खत्म हो गई। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चला गया है। SC, ST, VJNT और OBC, इन सभी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चला गया, धीरे धीरे चला गया। ये लोगों को दे रही है। तो कितना पगार मिल रहा है? 60,000 से लेकर 5,000 से लेकर 16,000 तक अभी इनको तनख्वाह मिलती है। तो मेरे को आप ही भाई बताओ, 16,000 में क्या गृहस्थी चल सकती है? 5-6 अगर आदमी घर में बच्चे और बीवी और बच्चे और माँ बाप इतने रहेंगे, और एक आदमी अगर कमाता रहने वाला हो, तो क्या दिन का कितना पैसा हो गया उसको? वो तो चूल्हा भी नहीं उसका जल सकता है। इतनी कम तनख्वाह में हम लोगों को सस्ता लेबर गवर्नमेंट को देना है। किसको देना है? भांडवलदारों को देना है, जो कैपिटलिस्टिक है, पूंजीपति है। ये जो पूंजीपति है, इनको सस्ता लेबर होना है करके रिजर्वेशन खत्म हो गया, और रिजर्वेशन खत्म हो रहा है करके हम लोग, मैं अभी पूरे हमारे लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई रिजर्वेशन खत्म हो गया है, इसमें से बाहर पड़ो, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। रास्ते पे आ जाओ। रास्ते पे आकर ये अभी लड़ाई करनी चाहिए, डेमोक्रेसी के जरिए लड़ना है। लड़ने का मतलब कोई तलवार लेके तो अभी नहीं लड़ेंगे ना, पत्थर लेके नहीं लड़ेंगे ना। लड़ेंगे तो अहिंसा के, सत्य के मार्ग से लड़ेंगे। और जो भी गवर्नमेंट आएगी, अभी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग हैं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हम लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का तो पूरा सत्यानाश इन लोगों ने किया। RSS और BJP, मोदी ने कॉन्स्टिट्यूशन का अवमूल्यन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं।
अगर मानते होते तो फिर रिजर्वेशन कैसे गई? हमारे राइट्स है, वो कहीं मोदी के बाप ने नहीं दिया हमको, वो हमारे बाप ने दिया है, उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वो हमारा बाप है, उसने हमको रिजर्वेशन दिया है, ना कि मोदी के बाप ने दिया है। आरएसएस वाले जो है वो सल्तनत चले थे। आपको आश्चर्य लगेगा कि महाराष्ट्र में, अभी मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र में यूपीएससी या एमपीएससी की कौन सी भी परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा ना देते हुए जॉइंट सेक्रेटरी की जगह 10 जगह भरी है महाराष्ट्र सरकार ने। इसकी जांच होनी चाहिए। और ये 10 के 10 ब्राह्मण है। वाह, अभी जलगांव में एक एडवर्टाइज आ गई, तहसीलदार ने मामलेदार, तहसीलदार की जगह एडवर्टाइज कर रही ओपन में, वो भरनी की है। नो एग्जामिनेशन, नो यूपीएससी, नो एमपीएससी। विदाउट यूपीएससी एमपीएससी आप अगर जगह भरेंगे तो मनमानी तुम्हारे जो भी लगेंगे अपने सगे, अपने लोगों को भर्ती कर देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा जो राइट है, हमारा राइट चला गया है। स्कूल की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि हम अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं डाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन आ गया है एजुकेशन में पूरे। क्यों? जिस अभ्यासक्रम को टाटा बिरला या गोयंका रहे या अंबानी अदानी रहे, उनके बच्चों को जो शिक्षा मिलती है, ब्राह्मण के बच्चों को जो शिक्षा मिलती है, वही शिक्षा शूद्रों के, अतिशूद्रों के और गरीब कष्टगरीब इनको किसानों को मिलनी चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों आ गया? जितने के पास में पैसा है, उसका बाप अगर अमीर है तो उसका बच्चा पढ़ेगा, और जिसके बाप के जेब में पैसा नहीं है उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा। कौन सी प्रकार की सरकार चलाते हैं ये लोग? ये टोटली डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है। और भेदभाव के बिना आरएसएस नहीं, भेदभाव के बिना बीजेपी नहीं। डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, वही उनकी बात है। डिस्क्रिमिनेशन के बाहर वो कुछ बात ही नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग है वो मनवादी है। वो मनवादी सोच जो है ना, वो मनवादी सोच के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। करके हम बोल रहे हैं हमारा रिजर्वेशन चला गया है, तो रिजर्वेशन हमको लाना है, हमारा एजुकेशन हमको लाना है, और सत्ता संपत्ति और प्रतिष्ठा इसका फेर वाटप होना है। पीर से वाटप करो। तुम अगर ज्यादा कर्तव्यगार हो तो अंबानी का और अदानी का, दोनों का पूरा जितनी प्रॉपर्टी है सब में बांट दो, पूरी जमीन सब में बांट दो, और उसके बाद में स्पर्धा लगाओ तो कौन आगे जाता है। देखते हैं हम कौन आगे जाता है। चला अपने पास सब बांध के रखा है पीढ़ा सदियों से, और उसके पूंजी के ऊपर आप छलांग मार रहे हैं और उसको बोल रहे हैं हमने ये तरक्की की, वो तरक्की की। अरे इधर तो खाने को लोगों को नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। 25%, 27% लोगों को खाने को नहीं। वो तुम क्या कर रहे हो? तो खाली बकवास कर रहे हो, ये हो जाएगा वो जाएगा, तो हुआ तो कुछ नहीं। 10 बरस खाली गए, पूरा देश बेच के खाया आरएसएस ने। करके मैं बोल रहा हूं कि भागवत अगर मेरे साथ में आए और 3 दिन मेरे साथ में रहे, मैं जहां रहता हूं वहां रहे, मैं जो खाना खाता हूं वो खाए, मैं जहां सोता हूं वहां सोए, और जिंदा बचवास। किस तरह की बात करते? कौन से जमाने में हो तुम? यहाँ लोग नाली के किनारे में रहते हैं, रास्ते के फुटपाथ में रहते हैं, जहाँ लोग जराइम पीछा करते हैं, जहाँ पे लोग चोरियाँ करते हैं, बाहर रहते हैं, जहाँ गांव के बाहर। यानी अस्पृश्य समाज की बस्ती खत्म होने के बाद में जो हागंदारी मराठी में बोलते हैं, जनसंच के लिए लोग जाते हैं, वहाँ हम लोग रहते हैं। क्या भागवत उधर रह सकता है? तो चल हमारा रिजर्वेशन ले लो तुम, और तुमको भागवत को रिजर्वेशन दे दो हमारा, हम छोड़ते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कोई क्या हमारी कोई हाउस माउस नहीं है कि वो हम लोगों को रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन इज द नेसेसिटी ऑफ द सोसाइटी, और ये नहीं होता है तो हम इस सरकार को खत्म कर देंगे। ये सरकार जालिम सरकार है, ये सरकार नहीं रहेगी, और बाद में मोदी जैसा अनपढ़ आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा।
ये हम लोगों को देखना है। इसके लिए हम लोग 22-23 दिसंबर को दिल्ली में रैली बना रहे हैं। देश भर के जितने भी हमारे भाई हैं वो सब लोगों को मैं आह्वान कर रहा हूँ आपकी तरफ से कि ये अधिवेशन के लिए आ जाए। तो कौन सा ग्राउंड है तुम्हारा? रामलीला मैदान, तालकोटरा स्टेडियम। तालकोटरा या रामलीला मैदान के ऊपर ये रैली बनेगी। देश में के जितने भी पिछड़े लोग हैं उन सब लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे राइट चले गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, एजुकेशन को बचाना है, धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, हमारा सेक्युलरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई एक जात का देश नहीं है, यहाँ पे इतने धर्म है, इतने जाति है, इतनी उपजाति है, ये सभी लोगों का मिलकर ये देश है। इसमें ब्राह्मण एक जात है, लेकिन जो ब्राह्मण हिंदू नहीं है, ब्राह्मण हिंदू नहीं है, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ब्राह्मण हिंदू नहीं है, वो वैदिक है। वैदिक धर्म अलग की बात है, हिंदू धर्म अलग की बात उन्होंने बनाई है। हिंदू कोई नहीं है, हम सब बुद्धिस्ट लोग हैं। हिंदू जिनको बोल रहे हैं वो पूरे हिंदू, पूरे के पूरे हिंदू सब भी बुद्धिस्ट है, उनका ओरिजिन बौद्ध से आता है। हम सभी ट्राइबल लोग हैं, हम सब पूरे बुद्धिस्ट हैं। लेकिन हमको बताया गया है कि तुम इस धर्म से हो, तुम उस धर्म से। आदिवासी का कहाँ धर्म है भाई? हम तो आदिवासी है, मूल निवासी है, आदिवासी है। वो हमको क्या बोल रहे हैं? आदिवासी नहीं बोलते, वनवासी बोलते हैं। अरे हम क्या वनवासी है क्या? हम इस देश के मालिक है, और हम मूल निवासी है, हम इस देश के मालिक है, तो हमको वनवासी बोल रहे हैं। ये बात हम नहीं पसंद करते। वनवासी ये वर्ड आदिवासी कभी भी नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि हम लोग तो इसके बहुत बाजू में हैं। हमारा कोई संबंध नहीं है व्यवस्था के साथ में करके तुमने हम लोगों को बहिष्कृत करके बाजू को फेंक दिया है। तो अभी नहीं, अभी हम मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, हमारी तरक्की करनी चाहते हैं, शांतता और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं। तो हम बुरा क्या कर रहे हैं? मैं तो टोटल ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, मैं सेवा दल में पढ़ा, SM जोशी, नाना साहेब गोरे इनके तालीम में हम लोग पढ़े। हम कोई ब्राह्मण कास्ट के अगेंस्ट नहीं है, ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट है, वैदिक धर्म के अगेंस्ट है। हमारी लड़ाई जो है वो हमारी लड़ाई विषमता के खिलाफ है। हम सब समतावादी लोग हैं, और हमको इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बचानी है तो हमको रास्ते में आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए पूरे देश में मैं घूम रहा हूँ, और अभी मैंने ये तय किया है कि 22 या 23 तारीख को हम लोग दिल्ली में बड़ी तादाद में इकट्ठा बनेंगे, और पूरे देश में जो भी लड़ाई जिसको बोलते हैं वो हम छेड़ेंगे। और इसके लिए मैंने कल लोगों को बुलाया है, आएंगे लोग, और लोग आने के बाद हम कॉमन डिसीजन करेंगे कि किस तरह से आगे जाना है। इसके लिए मैंने अपने बुलाया है। तो कल लोग कितने आते हैं, तो मेरे ख्याल से 200 लोग बुलाए हैं, 100-150 आ जाएंगे। तो ये बताएं कि आपने अभी तक ये सर्वे किया कि कितनी घोंसू जाति, कितनी वैश्य जाति, कितनी जातियाँ हैं, उनका पॉपुलेशन के ग्राउंड क्या है? एक तो हमारी पॉपुलेशन गिनी ही नहीं गई है, कभी भी नहीं, 32 में भी नहीं। क्योंकि 32 में जब जनगणना हो रही थी तो हम लोग सेटलमेंट में थे, तो हमारी किसने गिनती की है? हम कितने लोग हैं मालूम नहीं हमको, कितने लोग हैं तुम बताओ। तुम राज्य करते हो तो तुमने बताया, हमको बताना है ना। हमारी कभी तो तुमने जनगणना की? टोटल जनगणना में हमारी गणना नहीं होती है, ये मैं आपको बोलता हूँ। कोई भी टीचर हमारी बस्ती में नहीं आता है, क्यों? हमारी बस्ती गांव के बाहर बहुत दूर रहती है, वहाँ पे ये लोग नहीं आते हैं। तो हमारा टोटल पॉपुलेशन का कैलकुलेशन कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है। वी आर नॉट इंक्लूडिंग इन द सिस्टम ऑफ सेंसस। जो अभी जातीय आधारित गणना जो की जा रही है वो तो बेंचमार्क सर्वे नीतीश कुमार ने जो किया है, और अभी राजस्थान में भी, मध्य राजस्थान उसमें दूसरे छत्तीसगढ़ में भी इसका घोषणा की गई है। तो क्या इससे सब चीज़ों का निचोड़ निकल सकता है? मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र की मेरे को महाराष्ट्र में मैं काम करता हूँ, वहाँ के मुझे मालूम है बहुत, बाकी के स्टेट के मुझे मालूम नहीं है। मैं घूम रहा हूँ, बेंचमार्क सर्वे किया, और बेंचमार्क सर्वे करके हमारा पॉपुलेशन तय किया गया और हमको रिजर्वेशन दिया बेंचमार्क सर्वे ने। इनफैक्ट हमारा पॉपुलेशन काउंट नहीं हुआ है। हमारी मांग रही है 50-60 साल से कि हमारा सेंसस करो, तो
किसी भी गवर्नमेंट ने हमारी सेंसस नहीं की। हम क्या करें? हम कितने लोग हैं हमको मालूम नहीं। हमको बताओ ना, मैं आपको पूछता हूँ सर, आप लिखे मार्फत से गवर्नमेंट को कि भाई हम कितने लोग हैं हमको बताओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना बतानी। जैसे कि पूना पैक्ट लागू किया गया, गांधी जी और अम्बेडकर साहब ने जो बैठ के पूना पैक्ट लागू किया, उसमें कई जातियों को और भी जोड़ने की बात जब कही गई थी, और वो उसमें कई जातियों ने अपने आप को उनसे अलग रखने की बात कही थी उस पूना पैक्ट का, जब आपने सब पूरा रीजन बना था तब भी ये बात उठी थी, और आज तक ये बात उठी जा रही है कि हमें गुमंतक जाति है, बीसवीं जाति है, जो और भी कई भाण, क्षत्रिय और राठौर, कई कितनी जातियाँ हैं। मंडल आयोग जब लागू हुआ तो उसमें कई जातियाँ इसके साथ सम्मिलित हो गई, तब ये सब चीज़ें बात क्यों नहीं उठती जब मंडल आयोग लागू हुआ? अरे हम जिंदा ही नहीं थे ना, मंडल आयोग आ गया तो हम तो मर पड़े थे। उन्हें तो मैं आपको बताता हूँ हमारी एजुकेशन की पहली एजुकेटेड पीढ़ी ये बाजार में मार्केट में आ गई, वो साल था 1972। 72 साल तक हमारा कोई आवाज ही नहीं निकलता था। जो आवाज निकला वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकला और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकला। ये दो ही हमारे नेता हैं कि जिन्होंने हमारे बारे में ब्रिटिश जमाने में सोचा था क्या करना चाहिए। अनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने भूमिका लिखी है, और उस भूमिका में उन्होंने बताया है कि समाज के 3 वर्गों के ऊपर अन्याय हुआ है। एक अस्पृश्य समाज है, दूसरे आदिवासी समाज के लोग हैं, और तीसरे ये क्रिमिनल ट्राइब के लोग हैं। ये 3 लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, ऐसा वो अंग्रेजों के टाइम में ये लागू बाबत। इंदिरा गांधी ने भी बड़ी कोशिश करी अपने टाइम पर, तब ये एक्ट लागू हट नहीं पाया, और आज तक चला रहा है। इसमें कई जातियों को आज भी नहीं। ये हमारा जो हमारी ट्रेजेडी हुई, इसकी वजह मैं ऐसा मानता हूँ कि 1952 में जब भी हम लोगों को आज़ाद किया गया तब बाबा साहब पार्लियामेंट में नहीं थे। वो अगर पार्लियामेंट में होते तो शायद ये हमारे ऊपर संकट नहीं आता। ये जो संकट हमारे ऊपर आ गया, इसकी वजह क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटा के हैबिचुअल एक्ट जब बनाया तब पूरी क्रिमिनल ट्राइब को ट्राइब में डालना चाहिए था। दीज आर ट्राइबल पीपल, गवर्नमेंट से दीज आर ट्राइबल पीपल। क्रिमिनल कास्ट नहीं है, क्रिमिनल ट्राइब है। ट्राइबल तो वनस्थल जो आप मान कह रहे हैं कि वनी जो वनों में रहते हैं, ट्राइबल या पहाड़ों पर रहते हैं, उनको ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा है। आज भी नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, वहाँ पर जाए, पहाड़ों में चले जाए, उत्तराखंड वगैरह जहाँ पे कहीं चले जाए, तो ट्राइबल जो ट्राइबल में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उनको ट्राइबल माना गया है। और तराई में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर SC ST हैं, तो वो चीज़ें हैं। अभी OBC जो मामला आया, 1 मिनट, मैं ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्राइबल पीपल। 1871 से पहले हम लोग ट्राइबल थे। वहाँ पे जो 1857 का बंड हुआ, उस बंड में हम लोग शरीक थे, और आदिवासी के जितने भी संस्थान थे उस संस्थानों ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई की थी। तब हम लोगों को पहले 1860 में हथियार बंद कर दिया, और 1860 से लेकर आगे 1872 को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया। हमारा पूरी बिरादरी उठाई और सेटलमेंट में डाल दी। तो मैं आपकी जो ये जातियों की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा इनका लड़ाइयाँ लड़ी थी, हथियार वगैरह बहुत ज़्यादा बनाते थे, और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इनमें जो देश प्रेमी स्वतंत्रता नहीं बहुत थे, लेकिन आज भी उनमें स्वतंत्रता सेनानियों का These are all freedom fighters. These are all freedom fighters from the tribal people. बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन इन लोगों ने इन लोगों को छोड़ दिया हवा में, और ये छोड़ने के बाद अब भी हम अपने बलबूते पे खड़े हैं। गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है, और ये कोई साधारण बात नहीं है। 12 करोड़ लोग कम से कम रहेंगे देश में, तो 12 करोड़ लोगों को तुम इस तरह से दबा के रखे हुए हो। 2000 से प्राइवेटाइजेशन सरकार ने लागू किया, तो ये WTO रास्ते, बड़े बड़े रास्ते करना ये प्रगति है क्या? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, ये क्या ये प्रगति है क्या? ये आगे जाना है क्या देश को लेकर? लोगों को खाने को कितना मिलता है और किस क्वालिटी का खाना मिलता है और किस तरह से लोग रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होना है ना। तो वो नहीं किया। वो क्या करते हैं, अमीर को अमीर बना रहे हैं। जितना पैसा आता है अमीर को जाता है, अमीर का कर्ज माफी होता है,
अमीर लोग बैंक से लूट कर पैसा लेकर भाग जाते हैं, और मोदी क्या करता है? दाढ़ियां करता है। क्या कर रहा है? अपने दोस्तों के तरफ से पैसा खाता है, ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वो क्या अच्छा हम लोगों ने वोटिंग दिया तुमको, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं? आप नहीं खाते हैं या खाते मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपके दोस्त तो खा रहे हैं, भाग रहे हैं लेकर। आप क्या कर रहे हैं? वो अमीर को अमीर बनाना और गरीब को गरीब बनाना, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ बीजेपी, आरएसएस एंड मोदी। प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में आज की डेट में। आपने जो मुद्दा लिखा है इसमें, बच्चों की नौकरी है और रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सब बेरोजगार है, युवा पढ़े लिखे युवा जो आज है 10 शहर की नौकरी करने मजबूर है। तो जो आपने ये अपना आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेटाइजेशन में कैसे काम कर रहा है, और आने वाले समय में ये जो यूथ है हमारे देश का, उसको क्या आप तसल्ली देंगे, कैसे मैसेज करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति ऐसी है कि समझो एक लड़का ड्राइविंग कर रहा है, एमए पीएचडी है या उससे ज़्यादा पढ़ा हो, लेकिन ड्राइविंग का काम करता है। तो मैंने उसको पूछा, भैया आप ड्राइविंग क्यों कर रहे हैं? इतने बहुत बड़े पढ़े हो, आपने बाप ने आपके माँ ने इतना मेहनत करके आपको पढ़ाया, तो फिर आपकी स्थिति क्यों हो रही है? आप 16,000 में क्यों काम कर रहे हो? मेरे साथ चलो, हम लड़ेंगे। तो वो क्या मुझे वो बताता है? वो बताता है, साहब मैं आपके लिए आपके साथ में आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन ये 16,000 मेरे हाथ से छूट जाएंगे तो घर का क्या करूँ? चूल्हा ही नहीं पेट जलेगा, तो ये नहीं छोड़ सकता। 16,000 में क्या होता है? गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है हर एक आदमी के हाथ को काम देना और प्रतिष्ठा से काम देना, और उसका खाली जिंदा रहना महत्व का नहीं है, अच्छा क्वालिटी का लाइफ उसको मिलना, और ये होना है तो गवर्नमेंट ने जॉब देना है। गवर्नमेंट के पास बोलती गवर्नमेंट पैसा नहीं, ये जितने भी पूंजीपति है उनसे पैसा ले लो ना, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाओ। गरीबी 25% है ना, 30% है ना, तो 30% उनका इनकम कट करो और ये लोगों में बांटो ना। क्यों? अपने दोस्तों को मुनाफा देते हो, अपने दोस्तों को छूट देते हो, कर्जा माफी कर देते हो, बैंक का दिवाला पिटा देते हो, और ये गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करते। सर ये बताएं कि आप कल जो आपकी मीटिंग है में कितने लोग आ रहे हैं, क्या आपने अभी जातीय आधारित गणना में आप बुला मेरे रहे हैं? ख्याल से और किस तरीके से कितने स्टेट के लोग आए? अभी मेरे ख्याल से तो 11 स्टेट के लोग आएंगे, और कम से कम 200 लोग तो रहेंगे, कम से कम 200 लोग रहेंगे। उनमें से कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके साथ जुड़ी हुई, जो आई है? घुमंतु समाज के लोग सभी, ये सभी घुमंतु लोग समाज के लोग, सभी जाति के लोग आपके साथ या जितने घुमंतु समाज के लोग हैं, क्रिमिनल ट्राइब और नोमैडिक ट्राइब के लोग हैं, इन लोगों को मैं बुला रहा हूँ कि भाई सबसे संकट में हम ज़्यादा हैं, बाकी के लोग भी संकट में हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा संकट में हैं। कल के कार्यक्रम में कुछ युवा लोग भी आएंगे, क्योंकि युवाओं का ये मुद्दा है, आने वाला समय युवाओं तो का ऐसा है कि हम लोगों को लोगों में जाना चाहिए। अभी कल हम लोग तय करेंगे कि किस तरह से लोगों में जाना है, किस तरह से लोगों को इकट्ठा करना है। हम गरीब लोग हैं, यानी हमारा समाज गरीब है, चाहे उसमें हम कुछ लोग अमीर रहेंगे भी, लेकिन वो अमीरों का समाज नहीं है, वो गरीबों का समाज है। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, कई सरकारें आई और गई, घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति जो समुदाय है आपका, जिससे आप आते हैं, आपके समुदाय पर घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय पर क्या अभी तक किसी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया? कुछ नहीं किया है। देयर इज नॉट अ सिंगल पै इन द बजट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फॉर दिस पीपल। बजटरी तरतूद ही नहीं है भाई, तो बजट तो बनता है, वहाँ ट्रेजरी में पैसा है, उसमें हमारा हिस्सा ही नहीं है। प्राइवेटाइजेशन पर हम आते हैं, निजीकरण पर। यदि प्राइवेटाइजेशन निजीकरण योजना को हटाकर कर्मचारियों कामगारों को सरकारी आधिकारिक योजना के आधार पर रोजगार देने पर क्या कर्मचारी कामगार अपने कर्तव्य नौकरी रोजगार से न्याय कर पाएगा? क्या ईमानदारी जिंदा रहेगी? आज तक तो सरकार कर रही थी, पेंशन भी दे रही थी, तो आज तक तो देश प्रगति करता है, तो करता है, ऐसा आप बोल रहे हैं। को बढ़ावा नहीं मिलेगा हाँ? यदि हम निजीकरण को सरकार हटा दे, निजीकरण आएगा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब आरक्षण पर आते हैं।
आरक्षण का विकल्प क्या है, सरकार के पास क्या समाधान है? कोई आरक्षण का विकल्प यही है कि सत्ता संपत्ति का विभाजन करो, प्रॉपर्टी का विभाजन करो, हर एक को समान प्रॉपर्टी दे दो, तभी आरक्षण खत्म कर दो। जब तक समानता नहीं आती समाज में, आर्थिक समानता, हाँ, राजकीय समानता तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लाई, वो भी हम लोग देख रहे हैं कि वो भी अच्छी तरह से नहीं आती है। हमारे राष्ट्रपति है ना, सी इज पपेट, हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, वो भी पपेट। वेरी डेमोक्रेसी, देयर इज नथिंग डेमोक्रेसी, वेरी डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी है? किसके इशारों पे चल रहे हैं राष्ट्रपति जी और हमारे शिक्षक? अरे राष्ट्रपति है तो एक लफ्ज नहीं निकालते हमारे बारे में। अच्छा, राष्ट्रपति, आखिरी सवाल है हमारा, क्या वर्तमान सरकार से आप खुश नहीं? क्या सत्ता परिवर्तन ही मात्र विकल्प है? क्या गारंटी है कि नई सरकार आपके समुदाय पर कोई ठोस विचार करेगी, कोई योजना बनाएगी? क्या गारंटी है कि नई सरकार, चलिए आप चुन लीजिए, आपको पूरा अधिकार है, हम आपके साथ हैं, क्या गारंटी है? डेमोक्रेसी में इतना ही हम लोग कर सकते हैं कि रोटी है तो रोटी को पलट दे सकते हैं। हाँ, तो रोटी को पलटेंगे, रोटी पलटने के बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन रोटी पलटना है। अगर वो जल जाएगी, तो अगर रोटी नहीं बदली तो जलती है, तो अभी रोटी बदलेंगे। और रोटी बदल के, आकांक्षा तो आपने बताई वैसी है कि ये जो नई पार्टियां आए, 7-8 पार्टियां या कुछ आई है इंडिया में, उन लोगों का हम समर्थन करते हैं। उन लोगों के समर्थन के लिए हम लोग एक जो भी करना है करेंगे। आरएसएस, बीजेपी और उनके मित्र पक्ष, इनको हम एक भी वोट नहीं देंगे। अगर चाहे हम लोगों को कुछ मिले, उसके बाद मिले या ना मिले, लेकिन इनकी खतरनाक सरकार है। इतनी क्रिमिनल और कम्युनल सरकार कभी हमने देखी नहीं थी। मैंने तो बचपन में नेहरू को देखा है, तब से लेकर आज तक मैं 75 की मेरी उम्र है। इतने दिन में इतनी बुरी सिस्टम मैंने कभी नहीं पाई, कभी नहीं। वाजपेयी भी थे, वाजपेयी का गवर्नमेंट हमने देखा है, वो तो बीजेपी के थे, लेकिन उनकी सल्तनत, उनका जो राज्य था, वाजपेयी खुद थे, वो राइटिस्ट चाहे, लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने गलत काम नहीं किया। हमारा अच्छा नहीं किया कुछ, लेकिन गलत नहीं किया। ये लोग गलत कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में तो ये होने वाला है, एक दफा ये जाएंगे, ये वो आएंगे। आपका कहने का अर्थ ये है कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है। क्या निजीकरण से देश का विकास संभव है? बिल्कुल नहीं। 4 आदमी अमीर बन गए, इसका मतलब देश आगे गया, ऐसा मैं मानता नहीं। खाली बड़ी बड़ी इमारतें मानते हैं, उसको मैं डेवलपमेंट नहीं बोलता। रास्ता बड़ा होगा और मन छोटा हो गया, क्या फायदा है? इमारत बहुत ऊंची हो गई और सोच इतनी बूढ़ी रही, क्या फायदा है? तो सोच जितनी बड़ी रहेगी, सपना जितना बड़ा रहेगा, तो देश उतना बड़ा होगा। ये सपना ही नहीं देखते, ये सपना देखते इतिहास में। ये सरकार पीछे देखकर आगे चल रही है, तो इसका एक्सीडेंट हो रहा है, अट रहा है, क्योंकि ये पीछे देखती है इतिहास में, वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, धर्म व्यवस्था में, धर्म के बीच में जो लड़ाई चल रही है, कि इसका मतलब क्या है? वो पीछे देख रहे हैं, आगे नहीं देखते हैं। मैं कहता हूं कि मैं सोशलिस्ट हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, मैं डेमोक्रेसी को मानता हूं, तो मेरे को आगे जाना है, पीछे जाना नहीं है। पीछे जो हुआ छोड़ दो ना। ठीक है, तुम्हारे बाप दादा ने गलती की, हमारे बाप दादा ने गलती थी, तो गया जानू में, वो उसको छोड़ दो ना, फॉरगेट इट। लेकिन नया समाज जो बनाना है उसकी तो बात करो। किस तरह का समाज चाहते हैं आप? इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जगह ऊपर खड़ा रहने वाला समाज चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैंने उसकी शिक्षा पाई है। परिचय दो। मैं लक्ष्मण माने, मैं घुमंतु क्रिमिनल ट्राइब से आता हूँ, कैकाड़ी करके मेरी कम्युनिटी है। मैंने मेरी शिक्षा जो है वो उपरा नाम की जो मेरी जीवनी है, आत्मकथा है, उसमें सब लिखा है। दैट इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक इन मराठी एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच, बेसिकली इन फ्रेंच। अंग्रेजी से भी ज़्यादा फ्रेंच में मेरे ज़्यादा पाठक हैं, ज़्यादा पढ़ा जाता हूँ मैं फ्रेंच में, इंक्लूडिंग सोनिया जी, दे आर ऑल्सो रीड इट। या तो
ये इंटरनेशनल लेवल पे एक किताब चलती है, एक मैंने उपरा हिंदी में पराया करके उसका ट्रांसलेशन है, गुजराती में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मलयालम में है, उसके बाद में हिंदी में है, आई थिंक राजस्थानी में है। तो इन भाषाओं में तो है, लेकिन अंग्रेजी और फ्रेंच ये फॉरेन के लैंग्वेजेस है, उसमें भी है। मेरे को फोर्ड फाउंडेशन मिला 1982 में, मैं अमेरिका गया 1982 में, मेरे को साहित्य अकेडमी मिल गई 1981 में, तो मैं साहित्य अकेडमी में मुझे मिली, और पद्मश्री मेरे को मिली 2009 में। तो मैं पद्मश्री हूँ, साहित्य अकेडमी का हूँ, होमी बाबा का फेलो हूँ, बाबा फेलो मुझे 83 साल में मिली। तो मैं मेरिट स्कॉलरशिप में बाबा फेलो हूँ। तो ये जितनी स्कॉलरशिप लेकर मैंने विमुक्तायन नाम का जो ग्रंथ लिखा है, शोध प्रबंध है, तो वो प्रबंध दैट इज ऑल्सो नॉट इन इंग्लिश। अभी उसका अंग्रेजी करना चाहते हम लोग हैं, तो उसका अंग्रेजी अगर हो जाएगा तो इट्स ओनली बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। ये अभी आजकल में ही 4 जो स्टेट 5 स्टेट हैं उसमें आचार अलग हो जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी आजकल में। तो आप कह रहे हैं दिसंबर में हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे दिल्ली में कहीं भी, तो क्या वो उतनी कामयाबी मिल पाएगी? क्योंकि चुनाव बड़े बड़े स्टेट है सारे, जितने भी इनकी बेल्ट के सारे स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही 80 की बेल्ट है यहाँ पर। तो क्या वो सब आ पाएंगे या क्या, किस तरीके से क्या कामयाब हो पाएंगे? अभी आगे क्या होगा, कल की मीटिंग में डिसाइड। आगे क्या होगा, वो कल कितने लोग आते हैं। गैर राजनीतिक सवाल है, सामाजिक सवाल है, और सब आज वाकई में जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी निजी तौर पर सार्वजनिक तौर पर ये सवाल उठाया है दिल्ली की सड़कों पर। छोटा सा सवाल है और संक्षिप्त शब्दों में आप मेरे को बता दें। पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, इन तीनों में क्या फर्क है? क्या ये तीनों एक हैं या इनको आप अलग अलग समझते हैं? पंडित, पुजारी और ब्राह्मण। एक देखो, हमारे सबके सामने एक दिक्कत है। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें ब्राह्मण छोड़ के सब कम्युनिटी में सब कम्युनिटीज है। हाँ, दूसरा, ब्राह्मण छोड़ के वर्ण व्यवस्था में विभाजन है। ब्राह्मण वर्ण है और जात एक ही है। क्षेत्रीय रहे तो क्षेत्रीय एक जात नहीं है, असंख्य जाति है का समूह बनता है, वो क्षेत्रीय कहलाते हैं। असंख्य जमों का बनता है जमावड़ा, उसको वैश्य बोलते हैं। और ऐसे ही बहुत बड़ा एक बड़ा समूह बनता है, वो शूद्र बनते हैं। लेकिन ब्राह्मण का ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण कास्ट और ब्राह्मण वर्ण एक ही है, तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वो उनका सवाल है, ब्राह्मणों का। वो अगर कितना भी ब्राह्मण भ्रष्ट रहे तो तिन्ही लोकों में श्रेष्ठ रहता है, ऐसा रामदास बोलता है। ब्राह्मण झाला भ्रष्ट तरी तिन्ही लोकी श्रेष्ठ, हिंद मराठी। तो ब्राह्मण भ्रष्ट हुआ या कुछ भी उसने किया तो सीधा स्वर्ग को जाता है, और हम बाकी के जो लोग हैं तो कितना भी अच्छा काम करे तो हम नरक में जाते हैं। ये दिस इंडियन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी सारी। तो इनमें डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, उन्होंने नहीं किया है। उनका वर्ण और जाति एक ही है, तो इनमें कैसा भेद करेंगे? ये पुजारी रहे, पंडित रहे, ब्राह्मण रहे, मेरे लिए तो खाली ब्राह्मण है। वो चाहे उनमें कुछ भी रहे, मेरे लिए है तो ब्राह्मण है, मेरे को अछूत मानते हैं और मेरा खाना नहीं खाते थे, अभी खाते हैं। अभी मेरे घर में आकर बहुत अच्छी तरह से ओस खाते हैं, लेकिन उनके घर में मेरे को बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके शादी में बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्यों? वो मेरे शादी में आते हैं, हमारे लोगों की शादी लगाते हैं, उनके बिना शादी नहीं होती, और उनके शादी में हम लोगों को न्योता भी नहीं होता है। वाह करके मैं बोल रहा हूँ, उनकी बातें अलग है, बाकी के लोगों की बात अलग है, उनकी बात ही अलग है। दे आर स्पेशल क्लास और प्रिविलेज्ड क्लास। उनकी रिजर्वेशन बाय बर्थ है, हमारी रिजर्वेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। करके कॉन्स्टिट्यूशन बच गई तो रिजर्वेशन बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मर गई तो रिजर्वेशन मर गया। इसके लिए हम लड़ रहे हैं, उनका तो बाय बर्थ है। धन्यवाद सभी पत्रकारों।